foreign branches of ICICI Bank and SBI Bank for arranging loans such as PDP loans, Exim loans, commercial loans, etc. and paid fees rupees 28.52 crores. During the period from December 2006 to January 2008, however, applicable service tax of rupees 3.49 crore was neither paid by service provider nor was it paid by the recipients of the service. This was recoverable with interest. ये सरकार इस ढंग से चल रही है और केवल सर्विस टैक्स का नहीं है, ये कस्टम का ये सारी सीएजी की रिपोर्ट है, कंप्लायंस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और सब कल फाइनेंस बिल पर ही बात हो रही है, क्योंकि हम सर्विस टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, कस्टम की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है Messrs Air India and Messrs Indian Airlines operating flights in the domestic sector were paying custom duty on the stock of aviation turbine fuel held by them in the fuel tank on termination of international trip. Audit scrutiny revealed that while Messrs Indian Airlines adopted the basic price declared by the BPCL, including excise duty for adjusting the rebate of central excise, और इस पे 50 लाख का चूना है। BPCL को पैसा नहीं दे रही है, यह सरकार चल रही है। आज ही रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि 5400 करोड़ रुपए का घाटा है, 1200 करोड़ रुपया जो है आप बाकी रखे हुए हैं तेल कंपनियों के, और हम क्या दे रहे हैं? 800 करोड़ रुपया पिछले बजट में दिया, इस साल 1200 करोड़ रुपया दिया। और मैंने कहा कि ये केवल गोबर में घी डाल रहे हैं। और मेरी बात यदि ये कही जाए तो आपका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कैसा चल रहा है, आपका टैक्स नहीं दे रहा है, यह आपको सोचने का विषय है, मेरे सोचने का विषय नहीं। आप क्या काम कर रहे हैं इसके बदले? आप इसके बदले ये कर रहे हैं कि आप चुन चुनकर जो हमारी स्मॉलर स्टेट जिसको एनडीए सरकार ने कंसेशन दिया हुआ था, आपने 31 मार्च को उसका कंसेशन खत्म कर लिया। और उसमें दो सरकारें हैं, हिमाचल की सरकार है और उत्तरांचल की सरकार है। और आपने जो है यही कंसेशन जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड कर दिया 2017 तक के लिए। जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरस हो, ये हम भी चाहते हैं। एक व्यक्ति के नाते मैंने पिछले साल वहां बीपीओ सेंटर खुलवाया है। अभी 2 महीना पहले 500 आदमी की नौकरी मैंने लगवाई है। उसका जब उद्घाटन हुआ था, मैं मुख्यमंत्री के साथ वहां मौजूद था। जम्मू कश्मीर से जितना प्यार आपको है, उससे कम प्यार एक व्यक्ति के नाते मुझे नहीं है। मैं साल में 5 बार जाता हूं। लेकिन उत्तरांचल का क्या होगा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि 2013 तक उसको टैक्स कंसेशन मिला हुआ था, हिमाचल को यदि 2013 तक टैक्स कंसेशन मिला हुआ था, आपने उसको किस आधार पर खत्म किया वित्त मंत्री जी? इसके बारे में आप मुझे यदि बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बिहार और झारखंड अलग हो गया। मैं झारखंड से आता हूं और मैं प्लानिंग कमीशन में, आप ही के प्लानिंग कमीशन में अभी 10 दिन पहले मीटिंग करने गया था। वहां एक रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बिना आदमी मर जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप मुझे एक कहीं ना कहीं पैकेज दीजिए, संथाल परगना के लिए पैकेज दीजिए। जिस तरह से बिहार से अलग झारखंड हो गया, उसी तरह से आप संथाल परगना के लिए पैकेज दीजिए। संथाल परगना में कुछ नहीं है, आप वहां से कोयला ले जा रहे हैं। और आपने भी क्लीन एनर्जी सेस की बात की है, और ये हमारे लिए सबसे बढ़िया टॉपिक है कि आप जो है 50 रुपया पर टन ले रहे हैं क्लीन एनर्जी के लिए, लेकिन वहां के लोग जो टीबी से ग्रसित हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो रोड बना रहे हैं 6 टन का, 7 टन का, उस पर जो 40 टन के कोयला चल रहे हैं, वहां एक हॉस्पिटल आप नहीं दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां की बाउंड्री वॉल नहीं है। उसके बारे में ये जो आप 50 रुपया की रॉयल्टी वसूलने की बात कर रहे हैं, क्या आपने उन इलाकों के बारे में सोचा है? या उनको नक्सलवादी में धकेल देने का इरादा है? क्या उनको मार देने का इरादा है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग वैद्यनाथ देवघर है, रिलीजियस कैपिटल है वो, बिहार का भी और झारखंड का भी। वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं लगातार लिख चुका हूं। माननीय बंसल जी यहां बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी वहां कहा कि 40 साल से जो हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं इरिगेशन के, आप उसके बारे में सोचिए। हमारे पार्टी के पास 2.5 घंटा समय है। 20 minutes you have taken. जो 2.5 घंटा समय है और मेरा स्पीकर केवल 3 ही है, इसीलिए मैं 1 घंटा बोलूंगा। 1 hour, I can't allow that. 1 hour. इसीलिए मेरा ये मानना है वित्त मंत्री जी कि जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, तो इन इलाकों को जरूर ढूंढिए,
उन इलाकों में जरूर खर्चा करिए। और जब ये आप रिबेट देते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन जो छोटे स्टेट हैं, उत्तरांचल है, झारखंड है, हिमाचल है, बिहार जैसा राज्य है, जहां की बंटवारे के बाद केवल पानी रह गया, जहां बालू रह गया, आप उसके बारे में निश्चित तौर पर सोचिए, जिससे कि इस देश का समग्र विकास हो पाए। हमारा कहना यह है। इसके बाद आपने मिनरल ऑयल के लिए जो है मिनरल ऑयल के लिए आपने एज पर सेक्शन 44BB, in case of non-resident who is engaged in the prospecting for extracting on production of mineral oil, income shall be computed 10% of the aggregate. और उसी के आधार पर आपने सेक्शन 115A में फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज की बात कही है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, दो चीज मैं कोट करना चाहता हूं कि नानी पालखीवाला ने दो बातें कही और इस देश के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि the avalanche of ill-conceived changes and complication which may be confidentially called legal litter is mainly responsible for the poor quality of our tax administration. और उससे आगे वो बढ़कर कहते हैं कि taxes are the lifeblood of any government, but it cannot be overemphasized that the blood is taken from the arteries of the taxpayer, and therefore the transfusion has to be accomplished in accordance with the principle of justice and fair play. इसमें फेयर प्ले क्या है? आपने नेल प्राउंड के इतने बीडिंग हो चुके हैं और पिछले बार जो नेल प्राउंड हुआ उसमें से कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस देश की टीटी में कितने फॉरेन एक्सचेंजेज आए, और इस बार जो नेल प्राउंड करने वाली थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, वो किस आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लड़ रही है, वो किस तरह का कंसेशन मांग रही है, क्या हम उसको टैक्स कंसेशन दे पाने की स्थिति में हैं, या जिन लोगों को हमने नेल प्राउंड में ऑयल एंड गैस अलॉट कर दिए हैं, क्या कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी हमने सबों को अवार्ड कर दिया है? मुझे एक कहानी पता है, एक केस पता है, उसको आप जानते हैं, मैं केवल उसको कोट करना चाहता हूं। उसमें ओएनजीसी का भी स्टेक है 40%। किस चीज की लड़ाई चल रही है 2003-2004 से? ओल्ड सेस एंड रॉयल्टी एंड न्यू सेस एंड रॉयल्टी की कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है। आपका लॉ डिपार्टमेंट बार बार कह रहा है कि वो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है, आप पीएससी साइन कर लीजिए, लेकिन आप साइन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम न्यू सेस एंड रॉयल्टी लगाएंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं हम ओल्ड सेस एंड रॉयल्टी देंगे। यदि ओल्ड सेस एंड रॉयल्टी पर ही हम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते वित्त मंत्री जी, तो आप ये बताइए कि अभी तक कितना पैसा आपके किटी में आ गया रहता। और आप जो ये 7 साल 8 साल से किसी प्रोजेक्ट को डिले किए हुए हैं, आपकी सरकार जो डिले की हुई है, तो जब आपको न्यू सेस एंड रॉयल्टी मिलेगा तो क्या आपने फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में देखा है, टैक्स कलेक्शन के टर्म में देखा है कि ये किस तरह का पॉलिसी हम यहां लाना चाहते हैं? इसके बारे में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट करिए। नेल प्राउंड में कितना टैक्स कलेक्शन होगा, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। एक सेटलमेंट कमीशन की बात हमने अपने बजट स्पीच में कहा था कि आपने सेटलमेंट कमीशन बनाया है और उसमें सेटलमेंट अफसर जो है वो अब जो असेसमेंट होकर आएगा वो आपने ये कहा, it is now proposed to include proceeding for assessment of reassessment resulting from search or as a result of requisition of books of account or other documents or any asset within the definition of a case which can be admitted by the settlement commission. सेटलमेंट कमीशन में कौन अफसर जाते हैं? सेटलमेंट कमीशन में वो अफसर जाते हैं जो आपके कृपा पात्र होते हैं। और यह सरकार केवल आप ही चलाएंगे ऐसी बात नहीं है। हम ऐसा कम से कम केस नहीं बनाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं परेशान होगी। यही केस हुआ, जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ, यही वोट दिया गया। यह तो पता चला कि हमारे कुछ सदस्यों के अकाउंट में पैसे चले गए, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पकड़ा गया, लेकिन किसने पैसे दिए क्या आज तक हम उसका पता लगा पाए हैं?
और इस तरह के जो असेसमेंट हम सर्च के बाद जो है सेटलमेंट कमीशन को देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य सीबीआई के बाद कहीं सेटलमेंट कमीशन का यूज करना तो बचाने की साजिश तो नहीं है? या चाहे हमको बचाने की बात करें, चाहे आपको बचाने की बात करें, हमको चंदा देने की बात करें, आपको चंदा देने की बात करें, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि गलत धंधा कर रहे हैं, जो कि टैक्स बचा रहे हैं, उसको बचाने के लिए ये सेटलमेंट कमीशन तो नहीं है? कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जब सरकार में कल हम इधर से चिल्ला रहे हैं कि सीबीआई का आप मिसयूज कर रहे हैं, कल हम कहेंगे सेटलमेंट कमीशन का मिसयूज हो रहा है, हो सकता है कि कल जब आप इस तरफ आए तो हम लोगों को इस तरह से आरोप लगाएं। तो मेरा यह मानना है कि जो प्रोसेस चलता है, जो प्रोसीडिंग चलता है, उसके बारे में अपने को भविष्य को देखकर इसका यदि निर्णय करें तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। कुछ चीजें जो मैं सीएजी रिपोर्ट से कोट करना चाहूंगा। सीएजी रिपोर्ट क्या कर रही है? सीएजी रिपोर्ट कहती है कस्टम के बारे में। अभी आपने ये रिपोर्ट अभी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आया है। वो कहती है कि कस्टम रेवेन्यू ऑफ रुपीज 5,136 crore demanded up to March 2009 was not realized by the department at the end of the financial year 2008-9. Of these, rupees 1,947.81 crore was undisputed. 2 लाख करोड़ ऐसा है इस देश में जो कि हमारा पैसा है, आपका पैसा है, सरकार का पैसा है, इस पार्लियामेंट का पैसा है, हमने नहीं लिया, हम कर्जा ले रहे हैं। 80% कर्जे से यह देश चल रहा है, लेकिन जो ये अनडिस्प्यूटेड पैसा है ये भी हम नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? However, even this amount had not been recovered for a period for 10 years. There is need to strengthen the recovery mechanism of the department. The information is abstracted in the following. क्या कह रहा है वो? कि डिपार्टमेंट जो है वो गड़बड़ चल रहा है। क्या हमने किसी को आज तक इसके लिए जिम्मेदार बनाया है? सर्विस टैक्स की चोरी हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी हो रही है। अभी रेवेन्यू फॉरगॉन के बारे में कई एक बातें भरतरी महताब साहब ने बताई कि एसईजेड को हम किस तरह से कंसेशन दे रहे हैं। इसमें कई एक चैप्टर हैं जो सीएजी कह रहा है कि डीटीए ईओयू क्या कर रहा है, ईओयू से डीटीए में जब जा रहा है उसका कैसे टैक्स चोरी हो रहा है, एसईजेड से डीटीए में जब जा रहा है उसका किस तरह से टैक्स चोरी हो रहा है। एक एक केस के बारे में इसमें जानकारी दी गई। क्या एसईजेड पॉलिसी को ओवरलुक करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उससे मैक्सिमम कैसे आ सकते हैं टैक्स, उसके बारे में अपने को जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है? या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम इस देश को बेच देने की स्थिति में आ जाते हैं? तो मेरा यह मानना है कि सीएजी ने जब इस तरह के क्वेश्चन उठाए हैं तो डिपार्टमेंट में हमने कभी किसी को इस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की है। और 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, वो हम आपसे मिले थे वित्त मंत्री जी, और कुछ सजेशन जो है पार्टी के नाते हमने दिया था डीटीसी के बारे में। 2 चीज जो आप लेकर आ रहे हैं 2011 से, और मैं ये मानता हूं कि पार्टी के नाते जो हमने व्यक्तिगत कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, भी मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो ये नया डायरेक्ट टैक्स कोड आप ला रहे हैं, इसमें जो स्मॉल और मिडिल इनकम ग्रुप है, और जो 1.5 लाख, शायद माननीय यशवंत सिन्हा जी ने ही 1.5 लाख शायद किया था 2004 में, 1 लाख किया था हमने, 1,60,000 है। हम लोगों ने ये डिमांड किया हुआ है कि 3 लाख रुपया जो है आप उसको टैक्स कंसेशन को ले जाइए, रिबेट को, जो पर्सनल इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर हैं उनको 3 लाख रुपया कर दीजिए, जो महिला हैं उनको 3.5 लाख रुपया कर दीजिए, और जो सीनियर सिटीजन है उसको आप 4 लाख कर दीजिए। अभी डीटीसी आने वाला है, इसीलिए सजेशन के नाते मैं कुछ आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, और उनका जो हाउसिंग और कन्वेंस का सवाल है वो यदि अभी प्रेजेंट रिजीम में ही आप रखेंगे तो शायद उचित होगा। जो टैक्स रेट है, आपने जो फॉरेन कंपनीज के टैक्स हैं वो 40-50% से आपने 25% कर दिए। इसीलिए मेरा यह मानना है कि जो ऑल इंडिविजुअल्स फर्म्स के एलएलपी के जो टैक्स रेट हैं उसको 30% से यदि 25% कर दें तो शायद फ्यूचर हमारा कंट्री का ज्यादा बढ़िया हो। हाउसिंग सेक्टर में
अभी हरीन पाठक जी ने कुछ सजेशन दिए हैं, यदि उस सजेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यदि 10 लाख से 20 लाख तक के टैक्स को जो अभी 66,000 1 लाख रुपया एडिशनल उनको टैक्स देना पड़ता है, यदि इस तरह का डीटीसी में कोई प्रोविजन हो सकता है तो उसको करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के इशू हैं, क्योंकि आजकल हम लोग भी